नमस्कार सभी दोस्तों को, सभी विद्यार्थियों को और सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, हम लेसन नंबर 16 त्रिविम समावता पढ़ रहे थे। विद्यार्थियों, इससे पहले हम 2 लेक्चर इसके बना चुके हैं, जिसमें हमने त्रिविम समावता का जनरल इंट्रोडक्शन दिया था और ज्यामितीय समावता से संबंधित हमने कुछ तथ्य पढ़े थे। स्टूडेंट्स, हमने ज्यामितीय समावता दर्शाने वाले यौगिकों के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। तो इसमें हम एल्किनो में ज्यामितीय समावता पढ़ चुके हैं, ऑक्सीमो में ज्यामितीय समावता पढ़ चुके हैं और हमारी तीसरी समावता चल रही थी एलिसाइक्लिक या साइक्लो एल्केनो में ज्यामितीय समावता। तो स्टूडेंट्स, हम थर्ड टॉपिक को वापस से रिपीट कर रहे हैं। एलिसाइक्लिक या साइक्लो यौगिकों में ज्यामितीय समावता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एलिसाइक्लिक और साइक्लो कंपाउंड्स, जीआई इन एलिसाइक्लिक और साइक्लो कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं कि जो साइक्लो कंपाउंड्स है उनमें ज्यामितीय समावता मिलती है, तो स्टूडेंट्स ऐसा क्यों हुआ कि साइक्लो एल्केन, इसका एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स? साइक्लो एल्केन में एकल बंध है, फिर भी इसमें ज्यामितीय समावता पाई जाती है। स्टूडेंट्स के माइंड में पहला क्वेश्चन ये उठेगा कि इनमें एकल बंध है, फिर भी ये ज्यामितीय समावता प्रदर्शित करते हैं क्यों? तो विद्यार्थियों, इसका आंसर हम देंगे आपको कि साइक्लो एल्केनो में द्विबंध के समान गुण पाए जाते हैं, एल्किनो के समजात गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसमें घूर्णन जो होता है, मुक्त घूर्णन, वो प्रतिबंधित हो जाता है। स्टूडेंट्स, in cycloalkane property present like as double bond, therefore free rotation is be restricted। तो बच्चों, द्विबंधों के समान गुण मिलने के कारण इनमें मुक्त घूर्णन प्रतिबंधित होता है। स्टूडेंट्स, फ्री रोटेशन restricted due to presence of similar properties like as double bond। तो स्टूडेंट्स, ये इसका बेसिक रीजन रहा है, इसलिए हम यहाँ साइक्लो एल्केनो में ज्यामितीय समावता को प्रदर्शित करेंगे। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से हर चीज समझ में आ जाएगी। जैसे हम बात करते हैं आपसे 1,2-डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन, ये एग्जाम्पल लेते हैं। 1,2-डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन, 1,2-डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन। स्टूडेंट्स, इसमें किस तरीके से सिस एंड ट्रांस का फॉर्मेशन होगा? यू नो स्टूडेंट्स वेरी वेल, आप सबको पता है ये साइक्लोप्रोपेन होता है। अब इस साइक्लोप्रोपेन में सिस और ट्रांस कैसे बनेंगे? देखिए बच्चों, ये कार्बन है, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये कार्बन है, इससे एक CH3 है, एक H है, एक CH3 है, एक H है। तो स्टूडेंट्स, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? C5H10 लाइक एज पेंटीन।
इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C5H10। स्टूडेंट्स इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, 1 2 3, यानी कि 1,2 डाइमेथिल। तो स्टूडेंट्स CH3 ग्रुप सेम साइड है, HH ग्रुप सेम साइड है, सेम डायरेक्शन में है। तो बच्चों आप इसको किस नाम से जानोगे, समपक्ष के नाम से जानोगे, समपक्ष। और इसके पीछे इसका पूरा नाम लिख दिया जाएगा 1,2 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन। स्टूडेंट्स ये इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन। स्टूडेंट्स अगर हम इसमें CH3H ऐसे कैसे रहने दे, इसको HCH3 बना दे, तो स्टूडेंट्स इसमें सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड हो जाएंगे। तो बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा, विपक्ष 1,2 डाइमेथिल 1,2 डाइमेथिल 1,2 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन। ये इसका नोमेनक्लेचर है। क्लियर सभी बच्चों को। स्टूडेंट से एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। अब लेते हैं स्टूडेंट 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन से, 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, ये एग्जांपल लेते हैं। 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। स्टूडेंट्स देखिए इसमें ये आपका साइक्लोब्यूटेन है, ये आपका साइक्लोब्यूटेन है। इसकी थर्ड पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन पर 2 Cl ऐसे Cl और H लगे हुए हैं, Cl और H अटैच स्टूडेंट्स। तो आप इसको किस नाम से जानोगे स्टूडेंट, समपक्ष। ये 6 है, 6,1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। और स्टूडेंट्स इसका जो ट्रांस बनाना है हमको, ट्रांस में हम क्या करेंगे, ClH को सेम साइड रखो लेकिन H और Cl को अपोजिट, यानी कि दोनों के Cl दोनों के H अपोजिट साइड कर देना। तो स्टूडेंट्स ये क्या बन जाएगा, ट्रांस बन जाएगा। एक cis है स्टूडेंट्स और दूसरा क्या है, देखिए आप ट्रांस है, विपक्ष है। ये स्टूडेंट्स विपक्ष बन जाएगा। क्लियर। तो सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी स्टूडेंट्स। चलिए अच्छा स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं, हम अगली प्रॉपर्टी से डिस्कस करते हैं बच्चों। अगली प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज्यामितीय समावयवियों के गुणधर्म। ज्यामितीय समावयवियों के गुणधर्म। प्रॉपर्टी जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। स्टूडेंट्स, ज्यामितीय समावयवियों में मुख्यतया 4 गुणधर्म मिलते हैं, 4 प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स। 4 प्रॉपर्टी मिलती है, 1 बाय 1 देखिएगा बच्चों, आपने नाम सुना होगा। पहली प्रॉपर्टी का नाम है द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, सुना होगा सभी ने बच्चों ने नाम। स्टूडेंट्स, सेकंड जो प्रॉपर्टी होगी उसका नाम है गलनांक व क्वथनांक।
स्टूडेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट नाम जरूर सुना होगा आपने स्टूडेंट्स सभी ने। तीसरा गुणधर्म होगा रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म गुणधर्म केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स, चौथा जो गुणधर्म होगा वो है हाइड्रोजन बंधन। हाइड्रोजन बंधन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बंधन से क्या मीन्स होगा बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। अब हम इन चारों को एक एक करके समझते हैं। क्या होता है डाइपोल मोमेंट? स्टूडेंट्स, अगर डाइपोल मोमेंट देखें तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? किसी भी ध्रुवीय अणु में आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल होता है, जिसको म्यू से बताते हैं। म्यू बराबर क्यू इंटू डी होता है। और आप सभी बच्चे जानते हैं कूलाम इंटू सेंटीमीटर या डाइन इसका मात्रक होता है। स्टूडेंट्स, आप देखिए द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, डाइपोल मोमेंट जो होता है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज and distance between of both charge. It is a vector quantity represented by mu and its unit is coulomb into centimeter. स्टूडेंट्स, यहां पर दो तरह के समावेवी थे। एक संपर्क समावेवी था और एक विपक्ष समावेवी। एक संपर्क समावेवी है, एक विपक्ष समावेवी। एक ट्रांस आइसोमर है और एक सिस आइसोमर है। स्टूडेंट्स, जो संपर्क समावेवी है उसका द्विध्रुव आघूर्ण म्यू संपक्ष म्यू विपक्ष समावेवी। संपक्ष का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो ज्यादा होता है, जबकि विपक्ष समावेवी का कम होता है। ऐसा क्या रीजन है बच्चों? संपक्ष का म्यू ग्रेटर है विपक्ष समावेवी से। समपक्ष का विपक्ष समावेशी से द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होता है। तो सुनिए कारण, रीजन सुनिए बच्चों। सिस का डाइपोल मोमेंट ट्रांस से ग्रेटर है, उसके पीछे रीजन सुनिए स्टूडेंट सभी। विपक्ष समावेवियों में, विपक्ष समावेवियों में समूहों के इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव, समूहों के इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। स्टूडेंट्स, इन ट्रांस आइसोमर्स इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ ग्रुप कैंसल्ड टू ईच अदर। अगर एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव को अगर कैंसिल कर देंगे स्टूडेंट्स, तो उस परिस्थिति में क्या होगा? उस परिस्थिति में म्यू का मान 0 हो जाएगा। म्यू का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ म्यू बराबर क्या हो जाएगा? म्यू बराबर 0 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, दूसरी बात समझिए, रीजन। समपक्ष समावेवियों में, समपक्ष समावेवियों में बड़े आकार के समूह, बड़े आकार के समूह एक ही दिशा में उपस्थित होने के कारण
उपस्थित होने के कारण इनमें अधिक प्रतिकर्षण लगता है, अधिक प्रतिकर्षण लगता है, जिससे जिससे तंत्र की ऊर्जा बढ़ जाती है, तंत्र की ऊर्जा बढ़ जाती है तथा म्यू भी बढ़ जाता है। स्टूडेंट्स देखिए, इन सिस आइसोमर्स प्रेजेंट लार्जर साइज ग्रुप इन सिमिलर डायरेक्शन, therefore increased repulsion in it and increased energy of system, therefore increased mu। स्टूडेंट्स अगर इस केस को हम समझते हैं, इस केस को अगर हम समझे तो देखिए इस, अब बच्चों एक एक एग्जाम्पल को हम समझेंगे। पहले हम केवल द्विध्रुव गुण को पढ़ रहे हैं, इन तीनों को बाद में पढ़ेंगे। तो हम पहले एग्जाम्पल किसके लेंगे? केवल और केवल द्विध्रुव गुण के लेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। देखिए कार्बन और क्लोरीन में से क्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी है, तो द्विध्रुव गुण की दिशा इस तरफ हो जाएगी। इस कार्बन और क्लोरीन में द्विध्रुव गुण की दिशा इस तरफ हो जाएगी। हाइड्रोजन और कार्बन में से कार्बन की तरफ विद्युत द्विध्रुव गुण की डायरेक्शन होगी। तो डाइपोल की डायरेक्शन को एरो विद टेल पार्ट को कट करते हुए डिनोट करते हैं। स्टूडेंट्स इसमें जो डायरेक्शन है सेम साइड है, देखिए आप, इसमें भी ये सेम साइड है, इसमें भी सेम साइड है, अपोजिट साइड नहीं होती। इसलिए ये एक तो समपक्ष है स्टूडेंट्स, समपक्ष है, और इसका नाम क्या है? 1,2 डाइक्लोरोएथीन, 1,2 डाइक्लोरोएथीन। और स्टूडेंट्स इसका जो म्यू होता है, इसका जो म्यू होता है वो होता है 1.85 डिवाइड। इसका म्यू कितना है स्टूडेंट्स? 1.85 डिवाइड। तो ये क्या है स्टूडेंट्स? समपक्ष है। इसमें Cl लार्जर साइज का है और Cl लार्जर साइज का है, और इसमें क्या है? रिपल्सन मोर है, यानी कि प्रतिकर्षण अधिक है। तो देखिए समपक्ष समावयवों में बड़े आकार के समूह एक ही दिशा में, ये लार्जर साइज के एटम है। तो ये क्या है? सिंगल डायरेक्शन में हम हाइड्रोजन को भी ले सकते। देखिए बच्चों, तो हम कह रहे हैं आपसे कि ये समपक्ष है, और इस समपक्ष में ये 1,2 डाइक्लोरोएथीन और इसका डाइपोल मोमेंट कितना है? 1.85 डिवाइड। विद्यार्थियों अगर हम इसको देखें, इसका विपक्ष बना, तो विपक्ष में क्या होगा स्टूडेंट्स? देखिए ये Cl, ये H, इसमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे की अपोजिट होगी, ऐसे अपोजिट हो गई स्टूडेंट्स, ये अपोजिट हो गई। और इसलिए इसका म्यू क्या हो जाएगा? इसका 0 डिवाइड। इसका म्यू कितना है बच्चों? 0 डिवाइड। इसका म्यू कितना हो जाता है स्टूडेंट्स? 0 डिवाइड हो जाता है। डिवाइड इसकी यूनिट होती है स्टूडेंट्स, तो 1.85 डिवाइड। तो देखिए हम कह सकते हैं जो आपका समपक्ष होता है, समपक्ष होता है उसमें जो दिशाएं होती है एक ही दिशा है, लेकिन यहाँ जो दिशाएं हैं समान समूह की एक दूसरे के विपरीत है, और एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव एक दूसरे को, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव इसके इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। तो स्टूडेंट्स एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। इस वजह से इसका म्यू जो है वो 0 हमको मिलेगा। तो ये समपक्ष समावयवियों में इस तरीके से देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स इसका एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं हम, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल फर्स्ट है, एग्जाम्पल 2 और ले लेते हैं। आपने नाम सुना होगा 2 ब्यूटीन का। देखिए ब्यूटीन, ये ब्यूटीन, स्टूडेंट्स ये समपक्ष 2 ब्यूटीन है। ये क्या है? समपक्ष 2 ब्यूटीन है।
अब स्टूडेंट इसमें देखिए CH3 और कार्बन में से अधिक विद्युत ऋणता किसकी होती है? इस कार्बन की होती है। तो द्विध्रुव अवगुण की दिशा कार्बन की ओर बता रहे हैं हम। ऐसे ही इस CH3 और C में से भी ये डायरेक्शन इस साइड आएगी। स्टूडेंट्स हाइड्रोजन और कार्बन में भी डायरेक्शन इस साइड आएगी, ऐसे ऐसे डायरेक्शन आएगी, इस तरीके से स्टूडेंट्स डायरेक्शन आएगी। अब इसका जो म्यू है वो कितना? समकक्ष का स्टूडेंट्स 0.40 डिवाइड, इसका म्यू कितना है स्टूडेंट्स? समकक्ष टू ब्यूटीन का जो म्यू है स्टूडेंट्स, देखिए आप सभी बच्चे देखिए, इस समकक्ष का है 0.40 डिवाइड। और स्टूडेंट्स अगर हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले लेंगे, विपक्ष में ले लेंगे स्टूडेंट्स, CH3H ऐसे रहने देंगे, CH3H ऐसे रहने देंगे, तो देखिए ये डायरेक्शन इस साइड आ जाएगी द्विध्रुव अवगुण की, ये डायरेक्शन अब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो गए, एक दूसरे के ये जस्ट अपोजिट हो गए, जबकि यहाँ जस्ट अपोजिट नहीं थे स्टूडेंट्स, यहाँ जस्ट अपोजिट नहीं थे, इस कारण से इसका म्यू विपक्ष वाले का कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 0 डिवाइड। तो ये बच्चों क्या है? विपक्ष टू ब्यूटीन है। एक एग्जांपल हमने लिया है विपक्ष टू ब्यूटीन और समपक्ष टू ब्यूटीन। तो स्टूडेंट्स इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ऐसे कैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, एक एक करके हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं। पहले हम डाइपोल मोमेंट को पढ़ रहे हैं बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट पार्ट लेते हैं इसका। डाइपोल मोमेंट को स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं। देखिए बच्चों, अब हम अलग कैटेगरी लेते हैं। एक कैटेगरी ऐसी भी होती है जिनमें हम समपक्ष समाविवियों के द्विध्रुव अवगुण को कम कर सकते हैं और विपक्ष समाविवियों के द्विध्रुव अवगुण को हम बढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, यानी कि समपक्ष समाविवी की तुलना में विपक्ष समाविवियों के द्विध्रुव आघूर्ण उच्च हो सकते हैं जब विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले समूह कार्बन से जुड़े हो। स्टूडेंट्स ये एक स्पेशल कैटेगरी बन गई। हम जनरली स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं कि समपक्ष समाविवियों के द्विध्रुव अवगुण उच्च होते हैं और विपक्ष समाविवियों के निम्न होते हैं, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि जो विपक्ष समाविवी है उनके द्विध्रुव अवगुण बढ़ा सकते हैं और समपक्ष के हम कम कर सकते हैं। यानी कि डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस आइसोमर्स इज बी ग्रेटर देन सिस आइसोमर्स when different electronic effect group attached with carbon। स्टूडेंट्स एग्जांपल से चीज समझ में आएगी। देखिए अब हमने क्या किया,
इस डबल बॉन्डेड कार्बन से एक CH3 समूह जोड़ दिया और एक Cl समूह जोड़ दिया, एक CH3 ग्रुप और एक Cl ग्रुप। अब बच्चों है तो ये समपक्ष, ये है तो ये समपक्ष, और नाम क्या है समपक्ष का स्टूडेंट्स, 1 2 3, यानी कि समपक्ष 1 क्लोरो 1 प्रोपीन, या 1 क्लोरो 1 प्रोपीन बोलो या प्रोपीन भी बोल सकते हो, 1 क्लोरो 1 प्रोपीन, ये समपक्ष है स्टूडेंट्स। लेकिन अब इसका म्यू तो है 1.71 डिवाई, क्यों है स्टूडेंट, देखिए CH3 और कार्बन में से विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है, कार्बन की। CH3 और इस कार्बन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ग्रेटर है, कार्बन की। बच्चों ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स, ये कार्बन तो क्या है sp3 संकृत है, और ये कार्बन क्या है sp2 संकृत है। इसमें जो s% करेक्टर होते हैं, s% लक्षण है, वो 33.33% है, लेकिन इसमें s% करेक्टर जो होते हैं वो कितने होते हैं बच्चों, कितने होते हैं, वो मात्र 25% होते हैं। और आपने 11th क्लास में कंसेप्ट पढ़ा होगा s% लक्षण समानुपाती En, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये कंसेप्ट जरूर पढ़ा होगा। तो स्टूडेंट CH3 और C में से जो द्विध्रुव अवगुण की दिशा होगी वो अधिक ऋण विद्युतीय तत्व की ओर होगी, जो यानी कि कार्बन की होगी, और कार्बन और Cl में से Cl की हो जाएगी उच्च विद्युत ऋणता। क्लियर सभी बच्चों को? तो ये स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, ये याद रखना है। तो स्टूडेंट्स इसका 1.71 डिवाइड हो गया, और अगर आप यहां देखिए, आप इनको ऐसा कर दे, HCH3, Cl को इस साइड जोड़ दीजिए, H को इस साइड जोड़ दीजिए। देखिए अब द्विध्रुव अवगुण की जो दिशा है ये सेम साइड है, ये क्या है बच्चों, सेम साइड है। ये देखिए इस Cl इन दोनों की डायरेक्शन ये सेम साइड है। अब सेम साइड है तो ये विपक्ष तो है ही सही, HH अपोजिट साइड तो ये ट्रांस तो है ही सही, यानी कि नाम थोड़ी चेंज होगा, विपक्ष 1 क्लोरो 1 प्रोपीन नाम रहेगा, 1 क्लोरो 1 प्रोपीन नाम रहेगा, नेम चेंज नहीं होना। लेकिन स्टूडेंट्स का म्यू थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लगभग अपन मान लेते हैं 1.78 डिवाइड, यानी कि पहले से कंपेरेटिव इंक्रीज हो गया। क्लियर सभी बच्चों को? तो ये टॉपिक था हमारा डाइपोल मोमेंट। ओके स्टूडेंट्स, नोट डाउन इट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टॉपिक था स्टूडेंट्स द्विध्रुव आघूर्ण, एक बार स्क्रीनशॉट ले इसका सभी बच्चे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। दूसरा गुणधर्म लेते हैं बच्चों बीपीएमपी, सेकेंड गुणधर्म बीपीएमपी, गलनांक व क्वथनांक। स्टूडेंट्स समपक्ष और विपक्ष समावयवों के बीपीएमपी भी भिन्न भिन्न होते हैं। स्टूडेंट्स विपक्ष समावयवों के जो एमपीबीपी है, विपक्ष समावयवों के एमपीबीपी, विपक्ष समावयवों के एमपीबीपी समपक्ष समावयवों से उच्च होते हैं, समपक्ष समावयवों से उच्च होते हैं, ये बीपीएमपी का ऑर्डर है स्टूडेंट्स। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स? ट्रांस आइसोमर्स के बीपीएमपी किससे ग्रेटर है? सिस आइसोमर्स से ग्रेटर है। रीजन बिहाइंड इट, क्या कारण है बच्चों इसके पीछे? तो इसके पीछे जो कारण बताया जाता है वो है प्रबल वांडरवाल आकर्षण बल, प्रबल वांडरवाल्स आकर्षण बल।
स्टूडेंट्स इसमें स्ट्रॉन्ग वंडरवाल अट्रैक्शन फोर्स होता है विपक्ष समावयवियों में, ट्रांस आइसोमर्स में स्ट्रॉन्ग वांडरवॉल फोर्सेज, अट्रैक्शन फोर्सेज। तो बच्चों इसके पीछे ये रीजन हमको पता चल गया। अब स्टूडेंट्स बिना एग्जाम्पल के हम कुछ बातें नहीं कर सकते, तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं आपसे। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल की अगर आपसे मैं बात करूं तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल देखिए ये वाला है। आपने इस एग्जाम्पल को पहले भी देखा है। ये मेलेई कम्ल होता है, ये समपक्ष रूप होता है, सिस रूप होता है मेलेई कम्ल। स्टूडेंट्स इस मेलेइक एसिड में जो एमपी होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है 130 डिग्री सेल्सियस होता है, 130 डिग्री सेल्सियस होता है स्टूडेंट्स। अब ये समपक्ष है, सिस फॉर्म्स है। अब इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा स्टूडेंट्स देखिए, ये इसका ट्रांसफॉर्म है और स्टूडेंट्स इसका एमपी होता है 287 डिग्री सेल्सियस, 287 डिग्री सेल्सियस। आगे बस समझ में। स्टूडेंट्स और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल फर्स्ट था, एग्जाम्पल सेकंड। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल सेकंड में हम क्या करते हैं, COOH की जगह पर C6H5 ले लेते हैं। अब ये स्टूडेंट्स इसका नाम है एलोस। ये अब देखिए समपक्ष रूप है, ये क्या है बच्चों, समपक्ष रूप है। इसका जो नेम है एलोसिनेमिक अम्ल है, एलोसिनेमिक अम्ल। और स्टूडेंट्स इसका जो एमपी है 68 डिग्री सेल्सियस है। इसका एमपी कितना है, 68 डिग्री सेल्सियस है। और सिनेमिक अम्ल, सिनेमिक अम्ल स्टूडेंट्स देखिए C6H5H COOH अपोजिट वाला। स्टूडेंट्स ये एलोसिनेमिक तो क्या था, समपक्ष था, और विपक्ष का नाम क्या है स्टूडेंट्स, सिनेमिक अम्ल है। और इसका जो एमपी है, सिनेमिक एसिड का जो एमपी है वो कितना है 133 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स कितना है 133 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसमें देखिए एक बार और देखिए गलनांक और क्वथनांक भी। तो गलनांक और क्वथनांक भी ज्यामितीय समावयवियों के गुणधर्मों को अफेक्ट करता है। इसकी प्रॉपर्टीज अफेक्ट होती है ड्यू टू एमपी बीपी सिस एंड ट्रांस की। हम जनरली क्या कह रहे हैं, जो विपक्ष समावयवी जो ट्रांस आइसोमर्स है उसकी बीपी एमपी समपक्ष समावयवी यानी कि सिस आइसोमर से ग्रेटर होते हैं। इसके पीछे रीजन क्या बताया कि जो विपक्ष समावयवी होते हैं, जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं, उनमें प्रबल वांडर वाल्स आकर्षण बल मिलता है। अब यानी कि इसमें स्ट्रॉन्ग वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो हमने एग्जाम्पल नंबर 1 लिया। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने मेलेइक एसिड लिया समपक्ष रूप, जिसका एमपी बताया 130 डिग्री सेल्सियस। और इसी का दूसरा पार्ट है फ्यूमेरिक अम्ल, जो विपक्ष रूप होता है। ये क्या है बच्चों, फ्यूमेरिक अम्ल है। ये इसका विपक्ष रूप होता है, ये ट्रांसफॉर्म होता है फ्यूमेरिक एसिड। ये पहले भी बता चुका हूं बच्चों में। इसका एमपी कितना है 287 डिग्री सेल्सियस होता है। स्टूडेंट्स ऐसे कि ऐसे हमने सेकंड एग्जांपल लिया, एक एलोसिनेमिक अम्ल लिया, जिसमें हमने कुछ नहीं किया, ऊपर वाले एग्जांपल में COOH की जगह पर C6H5 हम लेके आ गए। तो ये इसका कौन सा रूप है बच्चों, समपक्ष रूप है। इसका एमपी कितना है, गलनांक कितना है 68 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर हम इसके विपक्ष रूप की चर्चा करें तो उसका नाम सिनेमिक अम्ल है और उसका एमपी कितना है 133 डिग्री सेल्सियस है। तो स्टूडेंट्स आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए बच्चों, हम एक कैटेगरी और डेवलप कर सकते हैं, वो कैटेगरी भी समझ लीजिए।
स्टूडेंट्स, इस गलनांक क्वोथनांक में एक स्पेशल कैटेगरी है। हम जनरली क्या कह रहे थे आपसे कि जो सिस फॉर्म होती है, जो संपर्क समावेवी होते हैं, उनकी बीपीएमपी के मान कम होते हैं। लेकिन अगर हम विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले समूह अगर इनमें जोड़ दे तो इनके बीपीएमपी को भी हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए, हमने एक एग्जांपल लिया ये वाला। स्टूडेंट्स, इसका नाम है आइसोक्रोटोनिक अम्ल। आइसोक्रोटोनिक अम्ल। अब बच्चों, ये समपक्ष है कि विपक्ष है? ये समपक्ष रूप है। स्टूडेंट्स, इसका एमपी 150 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है बच्चों? 150 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका जो विपक्ष रूप होता है, इसका जो विपक्ष रूप होता है बच्चों, देखिए ये विपक्ष रूप ले लिया हमने। इसका नाम क्रोटोनिक अम्ल होता है। क्रोटोनिक अम्ल होता है स्टूडेंट्स, और ये विपक्ष रूप होता है। देख लीजिए आप, दोनों H अपोजिट साइड है और इसका होता है। इसका एमपी 72 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर एमपी हम बच्चों कह रहे हैं आपसे कि 72 डिग्री सेल्सियस होता है, तो आप देखिए स्टूडेंट्स, समझिए इस कंडीशन को। इसका एमपी कितना बता रहा हूं मैं? 72 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स, 72 डिग्री सेल्सियस एमपी है, मतलब क्या हुआ? समपक्ष का एमपी ग्रेटर हो गया, विपक्ष का कम रह गया। तो देखिए, आप देखिए CWH क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह। और आपको पता है स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन दाता नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है, आकर्षी समूह है, इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप है, EWG है। ये इलेक्ट्रॉन खींचता है और ये इलेक्ट्रॉन देता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह है, इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, EDG। एक EWG और एक EDG है। तो स्टूडेंट्स, इसका एमपी विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले समूह के कारण बढ़ गया 150 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है, लेकिन इनमें क्या है? इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन यहाँ डायरेक्शन देखो आप, ये डायरेक्शन देखना इसमें, ये डोनेट कर रहा है और ये अट्रैक्ट कर रहा है। वो दे रहा है, ये ले रहा है, तो डायरेक्शन क्या हो गई? सेम साइड हो गई। और सेम साइड होने के कारण इसका जो वांडरवाल आकर्षण बल है वो वीक हो जाता है। वीक वांडरवाल बल के कारण इसका एमपी घट जाता है। तो स्टूडेंट्स, एक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसको भी एग्जाम्पल नंबर 3 में ऐड कर देना। एग्जाम्पल नंबर 3 में ऐड कर देना। क्लियर सभी बच्चों को? चलिए बच्चों, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका, और हम बात करते हैं अब तीसरे रासायनिक गुणधर्म की। रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, रासायनिक गुणधर्म थर्ड, तीसरा। स्टूडेंट्स, इसमें दो बातें, जो संपर्क समावेवी होते हैं, संपर्क समावेवियों का कम ताप पर आसानी से चक्रीयकरण हो जाता है, आसानी से चक्रीकरण हो जाता है कम ताप पर। स्टूडेंट्स, जो आपके सिस आइसोमर्स है, उनका लो टेम्परेचर पर साइक्लिसेशन हो जाता है, साइक्लिक फॉर्मेशन हो जाता है स्टूडेंट्स। लेकिन जो आपके विपक्ष समावेवी होते हैं,
जो विपक्ष समावेवी होते हैं वो पहले उच्च ताप पर संपर्क समावेवी में बदलेंगे और फिर उनका क्या होगा, चक्रीयकरण होता है। ये कंसेप्ट याद रखिएगा स्टूडेंट्स, चक्रीकरण होता है। तो जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांस आइसोमर्स हाई टेम्परेचर पर फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्टेड इन सिस आइसोमर एंड आफ्टर इट कैन बी कन्वर्ट इन साइक्लिसेशन। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल से समझेंगे और भी बहुत अच्छा समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मेलेइक अम्ल, आप सभी बच्चे जानते हैं मेलेइक अम्ल के बारे में। क्या होता है स्टूडेंट्स मेलेइक अम्ल? ये मेलेइक अम्ल स्टूडेंट्स ओनली 140 डिग्री सेल्सियस पर आप इसको हीट दो। इसमें जो जिनसे वाटर रिलीज होना है वो दोनों ग्रुप सेम साइड है, तो ये वाटर रिलीज हो गया, इनसे ये वाटर रिलीज हो गया, वाटर निकल गया और देखिए ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ CO बचा, ये CO बचा। अब स्टूडेंट्स यहाँ भी CO बचा है और लेकिन इनके बीच में CO के साथ साथ इनके बीच में एक ऑक्सीजन दोनों में कॉमन है, यानी कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन चुकी है। और स्टूडेंट्स इसका जो नेम होता है, बड़ा फेमस नेम है, मेलेइक एनहाइड्राइड। मेलेइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड की पहचान होती है दो CO के बिटवीन में एक ऑक्सीजन आना, दो CO के बिटवीन में एक ऑक्सीजन आना एनहाइड्राइड की पहचान है। तो स्टूडेंट्स ये नाम हो गया मेलेइक एनहाइड्राइड। तो बच्चों इस मेलेइक यानी कि समपक्ष रूप ने ये कौन सी फॉर्म है बच्चों, सिस फॉर्म में। तो मेलेइक अम्ल ने इजिगो में इसका एनहाइड्राइड बना दिया। लेकिन बच्चों इसका एक विपक्ष समावेवी होता है फ्यूमेरिक अम्ल। ये क्या है स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्म है। अब देखिए आप सभी को पता है कि फ्यूमेरिक अम्ल में क्या होगा, एक COOH, दोनों COOH की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो पहले तो ये किसमें दोनों, अब देखो इतना ही टेम्परेचर रहता तो बात नहीं बनेगी, इसलिए टेम्परेचर को 270 डिग्री सेल्सियस किया। तो पहले इसका COOH ग्रुप रोटेट होगा, घूमेगा और सेम साइड आके क्या निकाल देगा, वाटर निकाल देगा। लेकिन टेम्परेचर का इफेक्ट है बच्चों, ये तापमान का प्रभाव है। ये ऐसे ही पॉसिबल नहीं हुआ, ये तापमान के कारण पॉसिबल हुआ और फिर तब जाकर क्या बनेगा, यही मेलेइक एनहाइड्राइड तब बनेगा। तो स्टूडेंट्स उच्च ताप पर ये पॉसिबल होता है। क्लियर सभी बच्चों को? बहुत सिंपल है ये, ज्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बस टेम्परेचर का याद रखना है कि जो संपर्क समावेवी है वो साइकिल बना देते हैं और जो विपक्ष समावेवी होते हैं वो साइकिल बनाते हैं लेकिन हाई टेम्परेचर पर फॉर्म्स करते हैं। चलिए सभी बच्चों इसको नोट कर लीजिए एक बार, ऐसे ऐसे नोट कर लो। और अब हम आपसे बात करेंगे इसका लास्ट गुणधर्म, जिसको हम रासायनिक गुणधर्म का लास्ट चौथा पॉइंट बोलेंगे हम, इसका ज्यामितीय समावेवी के गुणधर्म का 4th पॉइंट। चलिए बच्चों सुनिए 4th पॉइंट सुनिए। इसका 4th पॉइंट है हाइड्रोजन बंधन। आप सभी ने ये नाम सुना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसे कहते हैं स्टूडेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग? जब किसी एक अणु का हाइड्रोजन अन्य अणु के उच्च विद्युत ऋणी परमाणु से जिस बंध द्वारा जुड़ता है उसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। एक अणु का तो स्टूडेंट्स क्या है, हाइड्रोजन परमाणु। और अणु फर्स्ट
और अणु सेकेंड। एक समान भी हो सकते हैं, भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। अब दूसरे परमाणु की उच्च विद्युत ऋणी परमाणु, ये उच्च विद्युत ऋणी परमाणु है। स्टूडेंट्स, अब इनके मध्य जो डॉट 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 जो बंध बनेगा उसको आप किस नाम से कॉल करोगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से जानोगे। स्टूडेंट्स, when hydrogen atom of one molecule and higher electronegative atom of other molecules bonded with hydrogen bond and it denoted by dotted line। बच्चों, इसको डॉटेड रेखा द्वारा दर्शाते हैं। स्टूडेंट्स, ये दो तरह के होते हैं। एक तो होता है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, जिसका मीन्स होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टूडेंट से वीक बॉन्डिंग होती है, स्टूडेंट से वीक बॉन्डिंग होती है। इंट्रा या अंतः का मतलब होता है एक ही अणु में, एक ही अणु में, और दूसरी बॉन्डिंग होती है स्टूडेंट्स अंतः अणु के बाद में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध। स्टूडेंट्स, इसका मीन है दो भिन्न भिन्न या समान अणुओं के मध्य इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टूडेंट्स, जिन भी अणुओं में, जिन भी मॉलिक्यूल्स में ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी, अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी, उनमें वियोजन बढ़ता है, उनमें वियोजन बढ़ता है, डिसोसिएशन इंक्रीज होता है। और स्टूडेंट्स, जिनमें अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध मिलता है उनमें संगुणन बढ़ता है। क्या बढ़ता है? संगुणन, एसोसिएशन, एसोसिएशन इंक्रीज होता है। स्टूडेंट्स, जिनमें अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध होता है उनमें वियोजन बढ़ता है, जिनमें अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध मिलता है उनमें संगुणन बढ़ता है, एसोसिएशन बढ़ता है। अब बच्चों, अब मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। देखिए, आपके पास अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध मिलता है मेलेई कमल में, ये मेलेई कमल है। स्टूडेंट्स देखिए, इसमें कैसे बॉन्डिंग होगी। इस COOH में इसकी ऑक्सीजन और ऊपर वाले COOH की हाइड्रोजन, इनके बिटवीन में जो बॉन्डिंग होगी एक ही अणु में, ये वाली बॉन्डिंग, समझिए इस कंडीशन, ये वाली बॉन्डिंग, यह है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि इनमें दुर्बल वांडर वाल बंध हो गया, दुर्बल वांडर वाल बंध, वीक वांडर वाल फोर्सेज, वीक वांडर वाल फोर्सेज, ये मिला। तो स्टूडेंट्स, इसका एमपी कितना रह गया? 130 डिग्री सेल्सियस रह गया। किसका? फ्यूमेरिक एसिड, ये मेलेइक एसिड का। ये क्या है बच्चों? मेलेइक अम्ल है, मेलेइक एसिड है। ओके, अगर यही बात मैं अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध के लिए करता तो स्टूडेंट्स, आपने ये देखिए COOH और COOH, स्टूडेंट्स ये फ्यूमेरिक एसिड है, ये फ्यूमेरिक एसिड है। स्टूडेंट्स, इसमें ये H है, दूसरे फ्यूमेरिक एसिड से जुड़ेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। स्टूडेंट्स, इसका ये जो अपोजिट एंड है, इसमें ऑक्सीजन दूसरे फ्यूमेरिक एसिड से, फ्यूमेरिक अम्ल से बंध बनाएगी। तो स्टूडेंट्स, इसमें अपोजिट साइड, इस साइड और इस साइड, अपोजिट साइड विपरीत दिशा में दो अलग अलग अणुओं से क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी।
तो स्टूडेंट्स इससे अणु जुड़ रहे हैं, एक साइड यहाँ जुड़ा है, एक इस साइड जुड़ा है, बोथ साइड मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे, लेकिन इसमें तो क्या है, एक ही अणु आपस में जुड़ गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ प्रबल वांडर वाल बंध बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, प्रबल वांडर वाल बंध बनेगा। अब स्ट्रोंग अगर वांडर वाल फोर्सेज प्रेजेंट होता है तो उससे इसका एमपी बढ़ जाएगा, संगुणन अधिक हो जाएगा और लगभग 287 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था आपका पूरा हाइड्रोजन बंधन। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने डेफिनेशन से स्टार्ट किया है, सब कुछ एक्सप्लेन किया है, नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही समझाएंगे आपको, और आज के मैंने केवल टॉपिक जो लिया है वो था ज्यामितीय समविभव की गुणधर्म। इस तरीके से हमारी ये ज्यामितीय समरूपता स्टूडेंट्स पूरी हो जाती है, और अगले वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेके आएंगे प्रकाशिक समरूपता। अगर स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो।